चलिए देखिए, आज का क्लास 10th का जो पॉलिटिक्स है यानी कि पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र के पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर ऑफ शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ यानी कि शेयरिंग यानी कि पावर ऑफ शेयरिंग इन डेमोक्रेसी यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये देखो कि ये 10वां क्लास का ये पहला चैप्टर है और ये पहला चैप्टर को अच्छा से पढ़ने से होता क्या है कि बोर्ड में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है। वैसे ऑब्जेक्टिव तो 2-3 को रहता है, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट में 1-2 क्वेश्चन इससे रहता ही है। अब देखो कि इस चैप्टर में पढ़ने से पहले इस चैप्टर के थोड़ा सा सार समझ लेते हैं, यानी कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है कि सबसे पहले पढ़ने से पहले इसमें समझना यह है कि ये चैप्टर कहता क्या है, यानी कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है कि ये जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की क्या है, साझेदारी है। ये होता क्या है, लोकतंत्र पहले क्या होता है, पहले तुम लोग को पता होगा कि शासन जो होती है, कोई भी शासन प्रशासन जो शासन होता है वह शासन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। तो पहले क्या चलता था, राजतंत्र यानी कि राजा द्वारा चलाए जाने वाले शासन को राजतंत्र कहते थे और जनता द्वारा चलाए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो जहां भी लोकतंत्र है तो समझ जाना चाहिए कि वहां पे जनता काम करती है और जहां लोकतंत्र है वहां पे राजा काम करती है। अब देखो क्या होता है कि राजतंत्र में जो राजा होता है वह अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन यहाँ जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में जनता के सब सामूहिक प्रयास से और जनता जब चाहती है कि फलना फैसला लेना है नहीं लेना है तो इस तमाम चीजें जनता डिसाइड करती है और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां पे जाते हैं जो नियम और कानून बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा चलाए जाने वाले शासन होते हैं। अब देखो पढ़ना है, लोकतंत्र समझ गए कि जनता द्वारा चलाए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहते हैं। सत्ता का मतलब पावर होता है, सत्ता का मतलब क्या होता है, पावर। यानी कि जब कोई आदमी पावर में आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, सत्ता में आना। कौन सी में आना, सत्ता में। यानी कि देखो कि सत्ता का मतलब क्या होता है, पावर। अभी देखो कि मोदी जी हमारे देश में सत्ता में है, यानी कि सत्ता का मतलब पावर में है, यानी कि वो जो चाहेगी वही करेगी। यानी कि उसका जो काम होगा, काम चाह देगा कि हम कर लेंगे तो कर लेगा। काहे कि कौन सी में है, सत्ता में है, पावर उसके पास है। यानी कि अभी राहुल गांधी कुछ बोलेगा उसका कोई सुना नहीं जाएगा, काहे कि वह सत्ता में नहीं है। अब देखो कि कोई भी काम करने के लिए कौन सी में आना जरूरी है, सत्ता में, यानी कि पावर में आना क्या है, जरूरी है। अब देखो पावर में आ गया, पावर में क्या हो गया, आ गया, लेकिन पावर में आने से सब काम नहीं हो जाता। अब देखो इसको समझने के लिए क्या होगा, जैसे मान के चलो, अब देखो सत्ता समझ गए, सत्ता का मतलब कौन सी में आना, पावर में आना। अब देखो साझेदारी क्या होता है, यानी कि पावर में हम जो सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के लिए देखो क्या होता है कि हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लिंग के लोग आना चाहिए। देखो क्या क्या आना चाहिए सत्ता में, देखो क्या होता है, हर एक जाति, हर एक जाति, हर एक धर्म, यानी कि हर एक, यानी कि जो लिंग होता है पुरुष और महिला सब आना चाहिए। देखो क्या होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई भी जगह ऐसा होगा जो इसमें हम कहानी में पढ़ाएंगे, जो 2 देश की बात कर रहा है इसमें। एक देश का नाम बेल्जियम है और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम जो है यूरोप महादेश के देश हैं और श्रीलंका एशिया महादेश के देश हैं। ये दोनों देश के बारे में चर्चा करना है, देखना है कि कैसे देखो क्या होता है। लेकिन पहले समझना यह है कि साझेदारी होता क्या है। साझेदारी का मतलब क्या होता है कि जब तुम सत्ता में आते हो, सत्ता में यदि रहते हो तो सत्ता में रहने के बाद, यानी कि जो सत्ता में पावर में तुम आते हो तो उसमें हर एक धर्म, हर एक जाति और जो लिंग है यानी कि पुरुष और कौन चीज, महिला, यानी कि वो भी उस सत्ता में आना चाहिए। यानी कि देखो क्या होता है कि प्रतिनिधित्व जो होता है, यानी कि हर एक जाति का होना चाहिए, हर एक धर्म का होना चाहिए और अलग अलग लिंग यानी कि महिला और पुरुष का भी होना चाहिए। लेकिन मान लो कि जैसे कोई भी एक जाति का सत्ता आ गया, कोई एक जाति का क्या आ गया, सत्ता। तो कोई एक जाति का सत्ता आ गया तो सत्ता में एक जाति है तो वह क्या करेगा, अपना ही जाति के लिए नियम और कानून बनाएगा। वो विकास कौन जाति के लिए करेगा, अपना ही जाति के लिए। लेकिन अब देखो कि वहां पर क्या होगा, हर एक जाति के लोग रहेगा सत्ता में। तो देखो जो जाति है, मान के चलो जो ठाकुर जी है वह ठाकुर के लिए काम करेंगे, जो राजपूत है वह राजपूत के लिए काम करेंगे, जो यादव है वो यादव के लिए काम करेंगे, जो मेहता जी है वो किसके लिए काम करेंगे, मेहता जी के लिए काम करेंगे। लेकिन मान के चलो यदि सत्ता में कोई एक ही जाति आ गया तो इसका मतलब वह चाहेगा कि मेरा ही जाति का क्या हो, विकास हो, मेरा ही जाति का क्या हो, विकास हो। यदि एक धर्म के लोग आ गया तो वो चाहेगा कि मेरा ही धर्म का क्या हो, विकास हो, और दूसरा धर्म कहीं चले जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर चैप्टर कहने का मतलब ये कहलाता है कि जब तुम सत्ता में आते हो,
सत्ता में क्या करते हो, आते हो, तो उसमें हर एक जाति, हर एक धर्म और हर एक लिंग के लोगों का साझेदार होना जरूरी है। काहे कि यदि हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग वहां पे रहेंगे तो हिंदू रहेगा तो हिंदू के लिए कानून बनाएगा, मुसलमान रहेगा तो मुसलमान के लिए कानून बनाएगा, ईसाई रहेगा तो ईसाई के लिए कानून बनाएगा, सिख रहेगा तो सिख के लिए बनाएगा। यानी कि देखो, जब सब लोग सत्ता में बैठ करके एक साथ कानून चलाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सत्ता की साझेदारी। अब देखो, लोकतंत्र तब चलेगा, डेमोक्रेसी तब चलेगा जब सत्ता में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग उसमें क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई एक ही जाति के लोग हैं या कोई एक ही धर्म के लोग हैं तो वो चाहेगा कि मेरा धर्म ही आगे बढ़े, मेरा जाति ही क्या बढ़े, आगे बढ़े। इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता चलाना है तो सत्ता में सब जाति, सब धर्म के लोग को होना क्या है, जरूरी है। अब देखो, तो सभी जाति धर्म के लोग यदि एक साथ आकर के जब सत्ता चलाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी समझिए, यानी कि सत्ता को, पावर को चलाने के लिए हर एक जाति, हर एक धर्म और जो लिंग है, सब लिंग के लोग एक साथ आकर के यदि शासन प्रशासन को क्या करते हैं, चलाते हैं, तो इसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी समझ गया, यानी कि हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लिंग और सब लोग मिल करके जब पावर सत्ता में आते हैं और सत्ता को क्या करते हैं, चलाते हैं, और सब जाति के लिए, सब धर्म के लिए अपना अपना काम करते हैं। यानी कि सब चाहता है कि मेरा जाति, मेरा धर्म क्या बढ़े, आगे बढ़े, तो इसी को कहते हैं सत्ता की कौन चीज, साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी समझ गया। लेकिन देखो, इसमें दो चीज के बारे में पढ़ना, दो देश के बारे में पढ़ना। एक देश बेल्जियम, एक देश किसके बारे में पढ़ना है, बेल्जियम, और दूसरा देश कौन है, श्रीलंका है। उसके बाद अपना भारत के संक्षेप में भी, भारत के लोग के लिए भी थोड़ा पढ़ना है, भारत में कैसी चलती है सत्ता की साझेदारी, उसके लिए पढ़ना है। लेकिन पहले पढ़ना है बेल्जियम के बारे में। अब देखो, बेल्जियम के बारे में कैसे पढ़ना है, देखो पहले कौन देश के बारे में पढ़ना है, बेल्जियम। देखो, पहले थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी दे दें। ये जो बेल्जियम है, ये कौन देश है, बेल्जियम। ये बेल्जियम यूरोप महादेश के एक देश है। कौन महादेश के देश है, यूरोप। देखो, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेल्जियम कौन देश, कौन महादेश के देश है, यूरोप महादेश। बेल्जियम कौन महादेश के देश है, यूरोप महादेश के ये क्या है, देश है। दूसरी बात देखो कि ये यूरोप महादेश के देश हैं और बेल्जियम की जनसंख्या ओनली फॉर 1 करोड़ है। कितनी करोड़ है, 1 करोड़। देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़। देखो, एक चीज समझो, बेल्जियम कौन महादेश के हैं, यूरोप महादेश, और बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़। कितना करोड़ है, 1 करोड़। देखो, इसका क्षेत्रफल, बेल्जियम का कौन चीज, क्षेत्रफल, बेल्जियम का क्या बोल रहे हैं, सुन लो, बेल्जियम का क्षेत्रफल, सुन लो क्या बोल रहे हैं, बेल्जियम का क्षेत्रफल, भारत में एक राज्य है, तुम सुना होगा नाम, हरियाणा। कौन राज्य है, हरियाणा। वो हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल के आधा है। हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल के क्या है, आधा है। ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम की क्षेत्रफल हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल के क्या है, आधा है। यानी कि हरियाणा के क्षेत्रफल के आधा, हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल के आधा। देखो, सबसे पहले बेल्जियम के बेसिक जानकारी ये लिए कि बेल्जियम कौन महादेश में पड़ता है, यूरोप महादेश में। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़। बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा राज्य से क्या है, आधा है। हरियाणा राज्य के क्या है, आधा है। अब देखो, यहाँ पर बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। देखो, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। ये याद रखना है। देखो, जो बेल्जियम के बारे में मुद्दा, मेन मुद्दा याद रखना है कि बेल्जियम कौन महादेश में पड़ता है, यूरोप महादेश में। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से क्या है, कम है। और देखो, इसका जो क्षेत्रफल है, हरियाणा, भारत के हरियाणा राज्य के जो पूरा क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के क्या है, आधा है। और देखो, इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। अब देखो, यहाँ पर बात क्या हुआ, अब इसके बारे में पढ़ना क्या है, जो बेसिक जानकारी है वो ले लिए। देखो, बेल्जियम जो देश है, इस देश में 3 भाषी लोग रहते हैं। 3 भाषी का मतलब 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। देखो, ये जो तुमको दिख रहा है, कौन है ये, बेल्जियम जो देश है, इस बेल्जियम देश में कितने भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, 3 भाषा। अब देखो, 3 भाषा बोलने वाले कौन कौन लोग रहते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो, ये मान लेते हैं कि बेल्जियम देश है। ये कौन देश है, बेल्जियम। मान लो कि ये कौन देश है, बेल्जियम। ये बेल्जियम में देखो क्या था, 3 भाषा बोलने वाले क्या है, लोग हैं। देखो, पहला क्या था, देखो, पहला है डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच भाषी।
कौन भाषा बोलने वाले लोग हैं? डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डच भाषी। देखो ये बेल्जियम है, ये कौन देश है? बेल्जियम। और ये डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, कौन भाषा बोलने वाले लोग? डच भाषा बोलने वाले लोग, इसकी जनसंख्या 59% है। यानी कि देखो कि पूरा बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कितना है? 59%। उसके बाद जो है, जो दूसरे भाषा बोलने वाले लोग हैं, उस भाषा बोलने वाले लोग हैं जिसका नाम है फ्रेंच भाषा। कौन भाषा? फ्रेंच भाषा। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या यहाँ पर बेल्जियम में 40% है। कितना परसेंट है? 40%। देखो क्या बोले कि डच भाषा बोलने वाले लोग की जनसंख्या कितना है? 59%। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 40%। और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या, आप देखो, यानी कि यहाँ पे देखो टोटल मिला करके 99% हो गया, तो बचा कितना? 1%। तो 1% लोग जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं यहाँ पे? जर्मन भाषा। अब देखो क्या बोल रहे हैं तुमको कि ये बेल्जियम है, बेल्जियम में 3 भाषी लोग, यानी कि कितने भाषा बोलते हैं? 3 भाषा। पहला डच, फ्रेंच और जर्मन। डच बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 59, फ्रेंच 40 और जर्मन बोलने वाले लोगों की संख्या 1%। अब देखो कि इसमें एक चीज हम समझाते हैं। देखो समाज में जो लोग रहते हैं वो 2 टाइप से लोग रहते हैं। एक रहते हैं बहुसंख्यक, एक होता है अल्पसंख्यक। देखो जो लोग होते हैं, एक होता है बहुसंख्यक और एक क्या होता है? अल्पसंख्यक। देखो 2 वर्ड का मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको। देखो एक क्या बोले? बहुसंख्यक। एक क्या होता है? बहुसंख्यक। और एक होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक। देखो बहुसंख्यक किसको कहते हैं? समाज में जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है उसको बहुसंख्यक कहेंगे। समाज में जिसकी जनसंख्या बहुत क्या हो, यानी कि ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे? बहुसंख्यक। और समाज में जिसकी जनसंख्या कम होगी उसको अल्पसंख्यक कह देंगे। देखो क्या बोले कि यानी कि जो लोग होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बहुसंख्यक और एक क्या होता है? अल्पसंख्यक। समाज में जिसकी जनसंख्या क्या होगा? ज्यादा, उसको बहुसंख्यक कहेंगे, और जिसकी जनसंख्या क्या होगा? कम होगा, उसको क्या बोल देंगे? अल्पसंख्यक। अब देखो भारत के संदर्भ में देखा जाए, मान लो कौन सी के संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। अब देखो भारत में हिंदू की जनसंख्या क्या है? ज्यादा। हिंदू की जनसंख्या क्या है? ज्यादा। तो बोलो हिंदू यहाँ पे कौन संख्या का है? कौन संख्या होगा? बहुसंख्यक। और मुसलमान की जनसंख्या क्या है? कम है, इसीलिए मुसलमान कौन संख्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक। अब देखो मान लो कोई गांव है, ये कोई गांव है और इस गांव में 1000 मुसलमान रहते हैं। 1000 कौन सी रहते हैं? मुसलमान। और इसी गांव में 700 हिंदू रहते हैं। 700 क्या रहते हैं? हिंदू। देखो अब देखो एक ही समाज के लोग हैं, यहाँ पे 1000 मुसलमान रहते हैं और 700 क्या रहते हैं? हिंदू। तो किसकी जनसंख्या ज्यादा है? मुसलमान की। तो यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है, यहाँ मुसलमान कौन संख्या का है? बहुसंख्यक। और किसकी जनसंख्या कम है? हिंदू की। तो हिंदू क्या है यहाँ पर? अल्पसंख्यक। अब देखो समझ गया? 2 वर्ड, एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक। जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसको बहुसंख्यक कहेंगे, जिसकी जनसंख्या कम होगी उसको क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे। अब देखो कि यहाँ पर दूसरी बात, अब बेल्जियम की बात कर रहे थे, बेल्जियम की चर्चा कर रहे थे, तो बेल्जियम की चर्चा करें। यहां पर देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? यानी कि डच की है। कौन सी की है? डच। अभी देखो 2 ही भाषा के लोग को देखना है, क्या कि जर्मन 1% है, उसको मान लेते हैं, नेगलेक्ट थोड़ा देर के लिए कर देते हैं। तो अब देखो कि डच और इधर फ्रेंच। तो अब देखो डच भाषी की लोगों की जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। डच जो बोलते हैं उसकी जनसंख्या क्या है? ज्यादा। तो यहां पर बहुसंख्यक कौन हो गया? डच। और जिसकी जनसंख्या फ्रेंच बोलने वाले की जनसंख्या क्या है? कम। तो फ्रेंच वाला क्या हो गया? अल्पसंख्यक। तो बेल्जियम में देखो कि डच जो है बहुसंख्यक है और फ्रेंच क्या है? अल्पसंख्यक। क्या कि डच की जनसंख्या ज्यादा है और फ्रेंच की जनसंख्या क्या है? कम। लेकिन यहां पर देखो क्या हुआ, बातें उल्टा हो गई। अभी एक चीज समझो, मान लो कि यहां पर चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, तो कौन जीतेगा? जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो जीतेगा। कौन जीतेगा? डच वाला जीत जाएगा और फ्रेंच वाला हार जाएगा। लेकिन यहां पे बातें क्या हो गई? अलग हो गई। बातें यहां पर ये अलग हो गई कि यहां पर जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वो चुनाव हार गए और सत्ता में कौन बैठ गए? फ्रेंच भाषी लोग। कौन भाषी लोग? फ्रेंच भाषी, जो फ्रांसीसी लोग हैं, यानी फ्रांसीसी नहीं, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो कौन भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा। वो लोग यहां पर सत्ता में आ गए, कहा कि ये लोग बुद्धिमान है। ये लोग कौन चीज है? बुद्धिमान। और ये थोड़ा पढ़े लिखे भी नहीं है, थोड़ा सा खत्म आदमी टाइप से समझो, कि पढ़ता लिखना भी नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए सत्ता में कौन आ गया? फ्रेंच। यहाँ पे सत्ता में कौन आ गया? फ्रेंच। अब देखो सत्ता में यदि फ्रेंच आया,
सत्ता में क्या आया? फ्रेंच। एक चीज समझो पहले बात को। अब देखो सत्ता में कौन आ गया यहाँ पर? फ्रेंच। तो फ्रेंच क्या करेगा? सत्ता में जब सब लोग फ्रेंचे वाला है तो किसके लिए कानून बनेगा? फ्रेंच के लिए। तो बोलो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी हुई? नहीं हुई। लेकिन सत्ता की साझेदारी नहीं हुई। देखो जो लोग बुद्धिमान लोग होते हैं वह कहाँ रहते हैं? राजधानी में। तो तुमको पता है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। देखो ये बेल्जियम की क्या है? राजधानी। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। अब देखो ब्रुसेल्स में, देखो ब्रुसेल्स की जो राजधानी है यहां पर 80% लोग, 80% लोग जो फ्रेंच बोलता है वो रहते हैं और 20% लोग डच भाषी रहते हैं। कौन सी रहते हैं? डच। डच यानी कि डच बोलने वाले लोग। कौन सी बोलने वाले लोग? डच बोलने वाले लोग कितना है? 20%। ब्रुसेल्स कहां पे? राजधानी, यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और फ्रेंच बोलने वाले लोग की जनसंख्या क्या है? ज्यादा। जो पढ़ा लिखा ज्यादा लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सत्ता में है, वो कहां रहते हैं? राजधानी में। और एकरा झाड़ू पोछा लगाता है कौन? डच वाला। क्या कि डच के लिए सत्ता में कौन है अभी? फ्रेंच। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, तुमको पता है कि यदि सत्ता में फ्रेंच वाले लोग हैं तो ओनली फॉर विकास किसका होगा? फ्रेंच का। तो यहां पर जो बेल्जियम है, बेल्जियम में डच भाषी लोग और जर्मन भाषी लोग के लिए कोई विकास का काम होता ही नहीं था। तो अब तुमको पता है कि यहां पर जो डच है, जर्मन है, वो सब सत्ता में नहीं है। इस सत्ता में नहीं तो क्या दिक्कत हो गया कि चला हम मेरे लिए कहां कानून बना रहा है, मेरा विकास कहां हो रहा है, मेरा बाल बच्चा कहां पढ़ रहा है, मेरे बाल बच्चा को नौकरी कहां हो रहा है। ये विरोध कौन करने लगा? डच भाषी लोग। अब देखो कि डच का जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। डच का जनसंख्या क्या है? ज्यादा। तो अब देखो कि एक चीज की स्थिति समझ लो कि अब फ्रेंच और डच दोनों जो है तनाव की स्थिति में आ गया। अब देखो एक चीज समझो कि यदि फ्रेंच वाला डच को अधिकार नहीं देगा सत्ता में, जैसे जो होना चाहिए, जितना उसको मूल अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि उसके बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, उसके यानी कि उसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, ऐसा होता नहीं था। किसके बच्चों के साथ? डच भाषी बच्चों के साथ। अब देखो डच भाषी बच्चों के साथ यदि ऐसी नहीं होती थी तो समाज में, अपना ही देश में एक अलगाववाद हो गया। ये क्या हो गया? अलगाववाद। हम बताएंगे, तुमको पढ़ाएंगे अलगाववाद क्या होता है। बात समझा कि नहीं? तो अब देखो कि सब लोग का अलग अलग क्या हो गया? मानना हो गया। सब लोग अलग अलग रहने लगे। अब देखो दोनों में, फ्रेंच और डच में तनाव की स्थिति हो गई। अब डच वाला कहता था मेरे बच्चा को काहे ने नौकरी देगा, मेरा बच्चा काहे ने पढ़ेगा, यानी कि सत्ता में तुम ही लोग काहे बैठेगा, सत्ता में अब हम लोग भी क्या करेंगे? बैठेंगे। लेकिन समय रहते बेल्जियम के सरकार और डच जो फ्रेंच भाषी लोग हैं इन्होंने समझा, इन्होंने दुख दर्द को क्या किया? समझा। और समझने के बाद क्या किया? तुमको पता है जहां पे जो संविधान चलती है, जो क्या चलती है? संविधान। जो कानून चलता है वो कौन चीज चलता है? संविधान से। और लगातार बेल्जियम की सरकार 1960 ईस्वी से लेकर 1970 से 1990 ईस्वी तक में संविधान के, बेल्जियम के कौन सी में? संविधान में, बेल्जियम के कौन सी में? संविधान में 4 बार संशोधन किया। क्या बार संशोधन किया? 4 बार। यानी कि संविधान का क्या किया? संशोधन। संशोधन का मतलब नया चीज लाया। और नया चीज लाने के बाद यानी कि संविधान में डच भाषी लोग के लिए प्रावधान रखा। कौन भाषी के लिए प्रावधान रखा? डच भाषी के लिए भी क्या रखा? प्रावधान रखा। काहे कि समझता था यहाँ की सरकार कि यदि हम डच भाषी लोग को सत्ता में नहीं लाएंगे तो विद्रोह हो जाएगा, अलगाववाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्रोह, अलगाववाद हो जाएगा। और फ्रेंच डच आपस में क्या करेंगे? लड़ेंगे। और लड़ेंगे एक ही देश के अंदर। यदि फ्रेंच भाषी लोग और डच भाषी लोग दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? लड़ेंगे। तो लड़ने के बाद क्या होगी? यानी कि अपना ही देश में गृह युद्ध पैदा हो जाएगा। कौन युद्ध पैदा हो जाएगा? गृह युद्ध। तो इस बात को डच भाषी लोग ने समझा। और डच भाषी लोग जैसे ही समझा, समझने के बाद क्या हुआ सो समझो। अब देखो ये दोनों आदमी अपने बातों को समझा, यानी कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों एक दूसरे के पास आया। और आने के बाद जब सत्ता में आई, कौन सी में आई? सत्ता में यानी कि सत्ता में है कौन? फ्रेंच। फ्रेंच वाला संविधान में संशोधन करके दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया सो समझो कि यदि बेल्जियम में 40 गो मंत्री होगा, क्या गो मंत्री होगा? सुन लो पहले बात। क्या बोले? यदि बेल्जियम में क्या गो मंत्री है? 40 मंत्री हैं। 40 क्या है? मंत्री है। तो 20 मंत्री डच भाषा से रहेंगे और 20 मंत्री फ्रेंच भाषी लोग रहेंगे। यानी कि देखो 40 मंत्री यदि बनेंगे तो 20 को कौन रहेगा? डच। और 20 को क्या रहेगा? फ्रेंच। तो जो डच रहेगा वो डच के लिए कानून बनाएगा,
जो क्या रहेगा, डच रहेगा, वो डच के लिए कानून बनाएगा, और जो फ्रेंच रहेगा वो कौन सी के लिए बनाएगा, फ्रेंच के लिए। देखो आप देखो कैसे कैसे सुधरा। देखो सत्ता में साझेदार नहीं कर रहा था किसको, डच वाला को, लेकिन बेल्जियम की जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उन्होंने समझा, और समझने के बाद अब देखो सत्ता में धीरे धीरे क्या कर रहा है, साझेदार कर रहा है किसको, डच को। और यदि सत्ता में साझेदार होता है तभी लोकतंत्र चलता है। देखो लोकतंत्र चलने का एक ही मकसद होता है कि तुमको सत्ता में साझेदार करना पड़ेगा, हर एक जाति के लोग को, हर एक धर्म के लोग को, हर एक लिंग के लोगों को। यदि तुम सत्ता में साझेदारी नहीं करवा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा देश नहीं चलेगा, यानी कि अलगाववाद की स्थिति हो जाएगी। कौन वाद की स्थिति हो जाएगी, अलगाववाद की। अब देखो यदि अलगाववाद की स्थिति यदि ऐसा हो रहा है, लेकिन यहां पर देखो धीरे धीरे बेल्जियम ने सुधरा और क्या कहा, 40 डच भाषी लोग बनेंगे, और 40 यदि मंत्री बनेंगे तो 20 को डच और 20 को फ्रेंच वाला। तो डच अपने लिए यानी कि अपने लोग के लिए कानून बनाएगा, और फ्रेंच वाला अपने लोगों के लिए क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। तो धीरे धीरे बेल्जियम की सरकार लोगों को सत्ता में क्या करने लगा, साझेदार करने लगा। अब देखो धीरे धीरे क्या करने लगा, फिर से इसको मिटा देते हैं और आगे समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। चलो देखो बेल्जियम की सरकार क्या क्या किया। और देखो अब देखो क्या किया, ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम में जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार होती है, अपना लोगों को पता है कि केंद्र सरकार होता है, केंद्र सरकार में भी मोदी जी बैठे हुए हैं। कौन जी बैठे हुए हैं, मोदी जी। मोदी जब बैठे हुए हैं केंद्र सरकार में, तो सत्ता किसके पास है, मोदी जी के पास। सत्ता किसके पास है, मोदी जी के पास। और मोदी जी के पास सत्ता है तो हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लिंग के लोग वहां पे क्या हुआ है, बैठा हुआ है, सब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब सत्ता में क्या है, साझेदार। सत्ता में क्या है, साझेदारी चल रही है। अब देखो उसी प्रकार बेल्जियम में भी कहा कि हम देखो एक केंद्र सरकार होगा। ये कौन सरकार होगा, केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार का मतलब पूरे जो बेल्जियम को देखेगा उसको कौन सरकार कहेंगे, केंद्र सरकार। जो पूरे बेल्जियम को देखेगा उसको कौन सरकार कहेंगे, केंद्र सरकार। अब देखो केंद्र सरकार होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, केंद्र सरकार है। लेकिन केंद्र सरकार में यदि 40 गो मंत्री होगा तो 20 गो मंत्री किसका होगा, डच का। 20 मंत्री किसका होगा, डच, और 20 गो किसका होगा, फ्रेंच का। देखो क्या बोला कि 20 मंत्री डच का और 20 मंत्री क्या किसका होगा, फ्रेंच का होगा। 20 मंत्री डच और 20 मंत्री किसका, फ्रेंच का। तो केंद्र सरकार ऐसी चलेगी। अब लेकिन क्या हुआ कि क्या कहा, जिस प्रकार से भारत में केंद्र सरकार है और भारत में भी अलग अलग क्या है, राज्य है। बिहार अलग है, पंजाब अलग है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है कि नहीं। तो देखो भारत, पूरे भारत में केंद्र सरकार है, ये है, और उसके बाद अलग अलग राज्य में अलग अलग क्या है, सरकार है। उसी प्रकार बेल्जियम को 2 राज्य में बांट दिया। बेल्जियम को कितने राज्य में बांट दिया, 2 राज्य में। एक राज्य का नाम रख दिया, देखो सुनो पहले बात को, कितने राज्य में बांट दिया, 2 राज्य में। एगो कहा कि डच वाला के लिए राज्य है, और एगो कौन राज्य है, फ्रेंच वाला के लिए। कौन सी के लिए राज्य है, फ्रेंच। देखो एक राज्य किसके लिए, डच के लिए, और एगो राज्य फ्रेंच के लिए। तो अब देखो कि यहां पर डच के लिए जो राज्य होगा इसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डच भाषी लोग, और जो फ्रेंच वाले हैं उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फ्रेंच वाला लोग। तो अब देखो कि यदि डच मुख्यमंत्री बनेगा तो डच का ना विकास करेगा, किसका विकास करेगा, डच का। और जो फ्रेंच का मुख्यमंत्री है वो किसका विकास करो, फ्रेंच का। देखो यानी कि सत्ता में बैठ करके कहीं न कहीं विकास कर रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं। अब देखो धीरे धीरे पूरा बेल्जियम का विकास हो रहा है कि नहीं। जर्मन की जनसंख्या कितनी है, जर्मन वासी की 1%। 1% में उसका विकास होगा ही, ऐसा थोड़ी है कि विकास उसका नहीं होगा। 1-2 मंत्री उसका भी होगा, बात समझा कि नहीं। तो सत्ता में अब धीरे धीरे लोगों को क्या करवा रहा है, साझेदार करवा रहा है। क्या करवा रहा है, साझेदार। देखो किस प्रकार से नई तरकीब के साथ, कुछ नई तरकीब के साथ इन्होंने अपने को क्या किया, साझेदार। बेल्जियम में सत्ता में लोग को क्या किया, अलग अलग भाषी लोग को क्या किया, साझेदार किया। उसके बाद देखो अब क्या कहा, दूसरी बात क्या कहा बेल्जियम की सरकार कि देखो केंद्र सरकार में सबका साझेदार है, कोई टेंशन नहीं है। राज्य में डच वाला अपना विकास करवाओ और फ्रेंच वाला अपना विकास कराओ। उसके बाद क्या कहा कि देखो ब्रुसेल्स जो है, ये कौन चीज है, ब्रुसेल्स, उसमें भी ब्रुसेल्स को भी 2 पार्ट में बांट दिया। कहा कि देखो ब्रुसेल्स जो है उसमें भी डच भाषी लोग रहते हैं और उसमें भी फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। तो जो डच वाला है वो डच का विकास करेगा, जो फ्रेंच का है फ्रेंच का विकास करेगा। अब देखो कि एक चीज समझो कि यहाँ जो सत्ता है, जो पावर में है, पावर में हर एक जो भाषी लोग है, सब भाषी लोग है कि नहीं। कोई किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, यानी कि हर एक भाषी के लोग, हर एक भाषा के लोग वहां पर क्या कर रहा है, बेल्जियम में विकास हो रहा है। और सत्ता में क्या है, साझेदार है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सत्ता की साझेदारी। अब देखो बेल्जियम के बारे में पता चल गया, बेल्जियम पूरा समझ में आ गया होगा। यानी कि देखो बेल्जियम
बारे में एक बार हम फिर बोल देते हैं कि बेल्जियम यूरोप महादेश के देश हैं, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है। कितना करोड़ है? 1 करोड़। और उसकी जो आबादी 1 करोड़ है और उसका क्षेत्रफल अपना भारत के हरियाणा राज्य के आधी है। उसमें 3 भाषी लोग रहते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। डच की जनसंख्या यानी कि डच भाषी की जनसंख्या 59%, फ्रेंच की 40% और जर्मन की कितना है? 1%। कितना परसेंट? 1%। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है? डच। किसका है? डच का। लेकिन जब सरकार बनी तो सरकार बन गया किसका? फ्रेंच का। काहे कि उसके पास क्या था? दिमाग था। जब दिमाग था तो धीरे धीरे डच वाला उसका क्या करने लगा? विरोध। लेकिन फ्रेंच वाला अब डच वाला को भी क्या करने लगा? कैसे कैसे साझेदार करने लगा। और साझेदार करने के बाद इसी को क्या बोलते हैं? सत्ता में साझेदारी। तो पहला देश के बारे में हम बताए थे कि किसके बारे में बताना है? बेल्जियम। बेल्जियम खत्म हो गया। कैसे सत्ता में क्या उसको क्या कर लिया गया? साझेदार कर लिया, ये पता चल गया। अब दूसरा देश के बारे में चर्चा करना है, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। शुरुआत में ही बोल दिए, 2 देश के बारे में चर्चा करना है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो बेल्जियम हो गया। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? श्रीलंका के बारे में चर्चा करेंगे। चलो, तुम लोग यदि नक्शा देख रहा होगा तो सबसे नीचे में जो एक छोटा सा लटकल देश है, उसी देश का नाम क्या है? श्रीलंका। लटकल देश है कि नहीं है? उस नक्शा देखना, नीचे में जो लटका हुआ देश है छोटा सा, उसका नाम क्या है? श्रीलंका, जो एशिया महादेश के अंतर्गत ही आता है। देखो देश का नाम क्या है? श्रीलंका। देखो, अपन भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, और श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। क्वेश्चन पूछता है श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948। जिस प्रकार से अपना लोग पर उपनिवेश अंग्रेज किया था, उसी प्रकार श्रीलंका में भी उपनिवेश कौन किया था? इस पर कौन किया था? यानी कि अंग्रेज ही किया था इस पे। अब देखो, ये तो पता है श्रीलंका एशिया महादेश में आता है। कौन महादेश में आता है? एशिया महादेश में। इसकी जनसंख्या जो है ना 2 करोड़ है। कितना करोड़ है? 2 करोड़। देख रहा है इसकी जनसंख्या कितना है? 2 करोड़। श्रीलंका देश एशिया महादेश में पड़ता है और इसकी जनसंख्या कितना है? 2 करोड़। और ये आजाद कब हुआ? 1948 में। अब देखो, यहाँ भी लोचा है भाषा वाला। यहाँ भी लोचा क्या है? भाषा वाला। यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो कौन सी में बैठे हुए लोग हैं? सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो बैठे हुए लोग दूसरे जो भाषा के लोग हैं उसका विकास नहीं कर पाता है। अब देखो क्या होती है, मान लो कि ये श्रीलंका है, मान लो ये कौन चीज है? श्रीलंका। देखो ये कौन चीज है? श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो बोलने वाले लोग हैं वह सिंघली भाषा बोलने वाले लोग हैं। कौन भाषा? सिंघली। देखो क्या बोल रहे हैं हम, सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाले भाषा है कौन भाषा है? सिंघली। कौन भाषा बोलने जाने वाले लोग हैं? सिंघली भाषा। सिंघली भाषा श्रीलंका में 74% लोग सिंघली भाषा बोलते हैं। कितना प्रतिशत लोग? 74। देख रहा है कि नहीं? सिंघली भाषा कितना परसेंट बोलता है? 74%। उसके बाद दूसरा जो बोले जाने वाला भाषा है, दूसरा जो बोले जाने वाला भाषा है वह तमिल भाषा है। कौन भाषा है? तमिल। कौन भाषा लोग बोलता है? तमिल भाषा। और तमिल भाषा श्रीलंका में 18% लोग बोलता है। कितना परसेंट बोलता है? 18। कितना परसेंट? 18। और अगला जो भाषा बोले जाते हैं ईसाई धर्म वाला है। कौन धर्म वाला है? ईसाई। उसकी जनसंख्या लगभग 7 से 8% है। कितना है? 7 से 8%। 8% मान लेते हैं। कितना परसेंट है? 8%। देख लिया, श्रीलंका में 3 भाषा बोले जाने वाले लोग हैं। पहला सिंघली, दूसरा तमिल और ईसाई। देखो जो सिंघली भाषा बोलते हैं, जो कौन भाषा बोलते हैं? सिंघली भाषा, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। कौन धर्म को मानने वाले लोग हैं? बौद्ध धर्म। यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कौन भाषा बोलते हैं? सिंघली भाषा। देखो ये कौन धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। देखो तमिल भाषा जो बोलता है वह हिंदू और मुसलमान दोनों है। हिंदू और मुसलमान दोनों। देखो तमिल भाषा जो बोलते हैं वह हिंदू भी बोलता है और कौन बोलता है? मुस्लिम। कौन जो बोलता है? मुसलमान। हिंदू मुस्लिम दोनों कौन भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा। कितना परसेंट? 18%। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस बताते हैं। देखो तमिल भाषी लोग कितने हैं? तमिल भाषी जो लोग हैं वो कितने हैं? 18%। श्रीलंका में कितना परसेंट है? 18%। इसमें देखो, इसमें जो श्रीलंका के अस्थाई तमिल भाषी लोग हैं, देखो तमिल भाषी श्रीलंका के ये अस्थाई है, यानी कि 13% लोग
जेकर जन्मे कर्म सब कहाँ पे है, श्रीलंका में। ये अस्थाई जो है कितना परसेंट है, 13%। और देखो कुछ कुछ लोग हैं जो भारत से भाग के चले गया है, भारत से गया है कहां पर, श्रीलंका में। भारत से कहां गया है, श्रीलंका में। वह तुमको 5%, कितना परसेंट है, 5%। देखो क्या बोले कि जब अंग्रेज भारत में भी कब्जा किया था और श्रीलंका में भी कब्जा किया था, तो कोई खेती वेती करवाता था तो भारत के लोग, कौन सी के लोग, भारत के, यानी कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज क्या करता था, भारत के लोग को काम करवाने के लिए वहां लेके जाता था। तो वहां लोग जाके क्या हो गया, बस गया। तो यानी कि इसमें 18% में तमिल भाषा जो अस्थाई लोग हैं, जो कौन लोग हैं, अस्थाई लोग हैं, वो कितना परसेंट है, 13। कितना परसेंट, श्रीलंका का 13% लोग क्या है, अस्थाई है। और 5% लोग ये कहाँ के हैं, भारत के। कहाँ के हैं ये, भारत के। अब देखो बात क्या हुआ, ये सिंगली भाषा बौद्ध धर्म के लोग हैं। तमिलनाडु यानी कि तमिल भाषा जो है वह हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते हैं, लेकिन तमिल भाषा 18% है। इसमें अस्थाई जो कहाँ के, श्रीलंका के हो, उसकी जनसंख्या 13%। जो भारत से गया उसकी जनसंख्या कितना है, 5%। उसके बाद कौन भाषा है, ईसाई भाषा, उसका कितना है, 8%। अब देखो यहाँ पर घटना क्या घटित हो गई, घटना देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। घटना यहाँ पे घटित हुआ कि यहाँ जब चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो कौन, किसकी सरकार बनेगी, सिंगली की। काहे कि इसकी जनसंख्या क्या है, ज्यादा। यहाँ पे बहुसंख्यक के रूप में कौन है, कौन चीज है, सिंगली भाषी लोग हैं। यानी कि बौद्ध धर्म के लोग, यानी कि सिंगली भाषी लोग क्या किया, सत्ता में आ गया। श्रीलंका में सत्ता में कौन आ गया, सिंगली भाषी लोग। अब देखो कि सत्ता में जैसे सिंगली भाषी लोग वहां पर आए, आने के बाद इसका रुतबा ही अलग बदल गया। रुतबा कैसे बदला पता नहीं चला। अब देखो रुतबा का इसका क्या किया, सबसे पहले एक काम क्या किया, यानी कि सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। कौन भाषा घोषित कर दिया, राष्ट्रीय भाषा। यानी कि पूरे देश में हर एक ऑफिस, कहीं भी, हर एक जगह पर कौन भाषा बोला जाएगा, सिंगली भाषा। हर एक ऑफिस, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, स्कूल, हर एक जगह कौन भाषा में होगा, सिंगली भाषा में। अब देखो एक चीज समझो कि ओनली फॉर हर एक जगह सिंगली भाषा में होगा, तो तमिल भाषी लोग को क्या होगा, वो कहेगा हमारी भाषा को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो ईसाई लोग हैं, जो अपना जो भाषा बोलता है, वो भी क्या कहेगा, हमारा क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। बात समझा कि नहीं। अब देखो बर्बाद किया है तो कहीं ना कहीं लोगों में तनाव की स्थिति आएगी। और किसको दिक्कत होगा, तमिल भाषी लोगों को। किसको दिक्कत होगा, ईसाई धर्म के जो लोग हैं उसको दिक्कत होगा। और उसको दिक्कत हुआ, सबसे पहले देखो दिक्कत काहे हुआ, दिक्कत किस रीजन से हुआ। सबसे पहले जब सत्ता में सिंगली भाषी लोग आया, तो सिंगली भाषा को, कौन भाषा को, सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। कौन भाषा घोषित कर दिया, राष्ट्रीय भाषा। यानी कि पूरे देश में हर एक ऑफिस में यही कौन भाषा चलेगा, सिंगली भाषा चलेगा। कौन भाषा चलेगा, ओनली फॉर सिंगली। अब देखो दूसरी बात कि यदि मान के चलो कोई नौकरी हो, पढ़ाई हो, कोई कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो सिंगली भाषी लोगों की प्राथमिकता दी जाएगी। कौन भाषी लोगों को, जो सिंगली बोलते हैं उसका क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता। यानी कि मान के चलो अभी आईआईटी और में नीट में जो एडमिशन होता है, तो वहां पर जो होता था तो डायरेक्ट जो तमिल यानी कि सिंगली भाषी लोग हैं उसको डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, पसंद था कि नहीं। और तो डायरेक्ट हो जाता है किसका, जो सिंगली भाषी लोग हैं। और जो तमिल भाषी लोग हैं उसका बेटा बेटी कितना पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा बेटा बेटी को नौकरी नहीं होगा। तो अब देखो कि यहां पर बोलो कि ऐसा स्थिति हो रहा है, तो क्या ये सत्ता में साझेदार है, नहीं है। ये जब सत्ता में साझेदार नहीं है, और यही जब सत्ता में साझेदार नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या हुआ, परेशानी हुआ। किसको, तमिल भाषी लोगों को। और ये देखो कि क्या किया, जो सिंगली भाषी लोग हैं, जो तमिल भाषी लोग हैं, ये दोनों आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। और वाजिब बात है, सत्ता में सबको क्या करना चाहिए, साझेदार करना चाहिए। जब तुम लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो यानी कि दोनों में क्या होने लगा, लड़ाई होने लगा, तमिल भाषी और सिंगली भाषी लोग में। और अपने देश के अंदर ही लड़ाई होने लगा। जब अपने देश के अंदर लड़ाई होती है तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। कौन युद्ध कहते हैं, गृह युद्ध। और श्रीलंका में गृह युद्ध चलने लगा। और इसी प्रकार से देखो यही दो उदाहरण है, देखो यही दो उदाहरण है। एगो कौन चीज है, बेल्जियम, और एगो क्या था, श्रीलंका। लेकिन भारत में सत्ता की साझेदारी है। भारत में किन की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी है। तुम देख रहे हो कि भारत में हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लिंग के लोग सत्ता में क्या हुआ है, बैठा हुआ है। अब देखो लेकिन यहाँ पर जो सत्ता में साझेदारी है वो दो स्तर से, वो कितने स्तर से है, दो स्तर से। एक होता है क्षैतिज स्तर, एक कौन स्तर, क्षैतिज स्तर, जिसको विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं और न्यायपालिका कहते हैं। देखो यानी कि विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंदर नेताजी सब आते हैं, कार्यपालिका के अंदर जो उसको पालन कराते हैं, कानून का क्या करवाते हैं, पालन। जैसे आईएएस, बीडीओ, सीईओ, ये सब कानून का क्या करवाता है, पालन। तो ये क्या हो गया, विधायिका, ये सब क्या हो गया, कार्यपालिका। और जो न्याय दिलवाता है, जैसे पुलिस वाला हो गया, न्यायालय, कोर्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। तो अब देखो भारत में अलग अलग चीजें होती है। भारत में क्या हुआ, सबका यानी कि पावर क्या कर दिया है, बांट दिया है। सबका पावर क्या कर दिया है, बांट दिया है। अब देखो भारत के लिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब किसके लिए पढ़ेंगे, भारत के लिए। तू जानवे करता होगा भारत में क्षेत्रीय स्तर पे जो बांटा गया है सत्ता को, वह 3 भागों में बांटा गया। क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता को जो बांटा गया है, कौन चीज, क्षेत्रीय पे जो बांटा गया है, उसको आप पाला नाम क्या होता है, विधायिका। विधायिका। दूसरा का नाम कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखो नेताजी सब कौन सी में आते हैं, नेताजी सब विधायिका में। कानून बनाते कौन है, नेताजी सब। उसका पालन कौन करवाता है, आईएएस यानी कि डीएम, आईएएस, सीईओ, बीडीओ, ये सब क्या है, कार्यपालिका है। जो हमको न्याय दिलाता है, पुलिस वाला सब, कौन चीज, पुलिस, क्या होता है, पुलिस। और उसके बाद कौन चीज, कोर्ट, न्यायालय जो होता है, ये सब क्या करवाता है, न्याय दिलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। तो देखो एक चीज समझो, नेता जब चोरी करता है तो पुलिस का उठा के ले जाता है कि नहीं, उठा के ले जाएगा कि नहीं। यदि पुलिस चोरी करता है तो उसको न्यायपालिका उठा के ले जाता है। यानी कि सबका, यानी कि यहाँ पर जो है पावर जो है, सबका पावर क्या है, अलग अलग है। पावर सबका क्या है, अलग अलग। दूसरी बात, ये भारत की है, ये कहाँ की है, भारत की। और देखो और स्तर में बांटा गया है भारत की सत्ता को। पहला होता है केंद्र सरकार। देखो कौन सरकार होता है, केंद्र सरकार। भारत में देखो यानी कि केंद्र सरकार पूरे देश में जो कानून चलाता है उसको कौन सरकार कहेंगे, केंद्र। उसका देखो राज्य सरकार होता है, कौन सरकार होता है, राज्य सरकार। देखो अपना अपना राज्य का विकास करता है हर एक सरकार। नीतीश कुमार बिहार के लिए मरते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए मरते हैं, पसंद है कि नहीं, ममता दीदी पश्चिम बंगाल के लिए मरते हैं। तो सबका सरकार अलग अलग है, तो हर एक राज्य का यानी कि विकास हो रहा है कि नहीं, हर एक राज्य का क्या है, विकास। मोदी जी चश्मा लगा के सब देखते हैं, समझा कि नहीं, यानी कि पूरे देश पर देखते हैं कौन चीज, मोदी जी। और सब राज्य का अलग अलग सरकार है, सब राज्य का क्या है, अलग अलग सरकार। अगला होता है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। कौन चीज होता है, स्थानीय सरकार। देखो स्थानीय सरकार के अंतर्गत कौन आता है, मुखिया जी। मुखिया जी देखता है जो रोड नहीं बना तुरंत ढलैया मरवा देता है, मरवाता है कि नहीं। तो अपना पंचायत का वह क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। उसका सरपंच समिति, सरपंच समिति, यानी कि सबका काम अलग अलग है। यानी कि जितने भी पावर है सबको, सबका पावर क्या है, अलग अलग है। तो यही जो सबको पावर दिया गया है, यहाँ पे किसको पावर दिया गया है, सबको। तो जब सबको पावर दिया जाता है तो इसी को कहते हैं लोकतंत्र में सत्ता की कौन चीज, साझेदारी। यानी कि पावर जो है, पावर क्या किसको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर क्या हो गया, खत्म।